मदन को उठाकर लेकर चला गया। मथुरा, जिन बचाओ! ये साला मुझे अपनी गुफा में ले जाकर चटनी बनाएगा। मदन, अरे मदन! जिन भाई जल्दी करो, वो मदन को ले गया। कुछ करो वरना वो उसे कच्चा चबा जाएगा। जिन, तू यहां खड़ा क्या देख रहा है? उड़ और उसे पकड़। मदन मेरा यार है, उसे कुछ हो गया तो मैं बापू को क्या मुंह दिखाऊंगा। ओहो, महाराज सो रहे हैं और वहां राजा साहब सिंहासन पर बैठे बैठे मक्खियां मार रहे होंगे। उठिए हुजूर। सोने दे बेटा, अभी तो रात है। रात नहीं, साक्षात सूर्य देव आपके गंजे सिर पर चमकने की तैयारी कर रहे हैं। उठिए, वरना मैं आपकी दाढ़ी में घोंसला बना लूंगा। अगर राजा को इंतजार करवाया तो वो इनाम में सोने की अशर्फियां नहीं बल्कि जेल की ठंडी रोटियां खिलाएंगे। फिर वहां बैठकर चक्की पीसना। क्या राजा साहब, दरबार? अरे मिट्ठू, कितना बजा है? क्या मैं बहुत लेट हो गया? इतना लेट कि अगर आप थोड़ी देर और सोते तो सेनापति आपको पालकी में नहीं बल्कि खींचते हुए ले जाते। चलिए जल्दी से तिलक लगाइए और अपनी तोन संभालिए, वरना दरबार में दौड़ते हुए गिर पड़े तो सब समझेंगे कि महंत जी ने दंडवत प्रणाम किया है। अरे नटखट, तू कभी सुधरेगा नहीं। पर सच कह रहा है, आज तो तूने मेरी लाज बचा ली। राजा के दरबार में समय का बहुत महत्व है। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा महाराज। राज दरबार से जो बादाम और काजू मिलेंगे उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। अरे अभी मथुरा अढ़ैया सो रहे हैं। हे भगवान, उनको भी उठाना है जल्दी। ओ मथुरा, ओ अढ़ैया, सूरज सिर पर चलाया है और तुम दोनों यहाँ कुंभकर्ण के सगे भाई बने पड़े हो। उठो जल्दी। बापू, अभी तो सपना आया था कि राजा ने मुझे मथुरा का अधिपति बना दिया है। सोने दो ना। अरे उठो अढ़ैया जी, राजा अधिपति नहीं, आपको अधमरा बनाएंगे अगर दरबार में देर हुई तो। उठो, वरना पानी की बाल्टी आ रही है। मथुरा, अढ़ैया, होश में आओ। राज दरबार से बुलावा आया है। राजा साहब ने विशेष पूजन के लिए हमें याद किया है। अगर इस बार भी तुम दोनों की वजह से देरी हुई तो राज पुरोहित की गद्दी हाथ से निकल जाएगी और तुम दोनों खेतों में हल चलाओगे। क्या? राज दरबार? बापू, अभी तो कल रात को ही तो आए थे। कल रात को आए थे तो क्या आज दरबार बंद रहेगा? जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अगले 1 घंटे के भीतर महल की ड्योढ़ी पर होना है। मथुरा पंडित अपनी धोती संभाले और अढ़ैया जी अपनी सुस्ती, वरना राजा कहेंगे महंत जी ये बेते लाए हो या सोती हुई गाजरें। जी बापू, अभी तैयार होते हैं। शाबाश मथुरा, जल्दी उठ बेटा, रुकने का समय नहीं है। और तू मिट्ठू राजा, तू भी तैयार हो जा। आज दरबार में तेरी चतुराई के भी किस्से सुनाऊंगा। अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुआ था महाराज। बस ये दोनों मथुरा अढ़ैया कहीं रास्ते में फिर से झपकी न ले लें। सभी लोग तैयार होकर तुरंत राजमहल की तरफ चल दिए। वे चलते चलते थोड़ी ही देर में राजा के महल पहुंच गए। महंत जी, आप आ गए। मानो मेरे बुझते हुए दिए में किसी ने तेल डाल दिया। एक अनर्थ हो गया है महाराज।
दुष्ट राक्षस धूम्रदंष्ट्र मेरी प्रिय रानी को उठाकर कालगिरी पर्वत की काली गुफाओं में ले गया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। कालगिरी, वो पर्वत जहां सूरज की किरणें भी जाने से डरती हैं। महाराज, क्षमा करें, मेरी अवस्था अब हड्डियों के पिंजरे जैसी हो गई है। मैं उस दुर्गम चढ़ाई और राक्षस का सामना करने में असमर्थ हूं। मैं जानता हूं महंत जी, इसीलिए मेरी नजर आपके इन दो तेजस्वी पुत्रों पर है। मैंने मथुरा पंडित और अरैया के कारनामों के चर्चे सुने हैं। क्या आप इन्हें रानी की रक्षा के लिए भेजेंगे? महाराज, ये दोनों अभी नादान हैं। इन्हें तो अभी ये भी ठीक से नहीं पता कि धोती की गांठ बाईं तरफ लगती है या दाईं तरफ। बापू सही कह रहे हैं महाराज, ये दोनों तो लड्डू चोरी करने में उस्ताद हैं। राक्षस से लड़ने में तो इनके पैर कांपकर तबला बजाने लगेंगे। चुप कर मिट्ठू। बापू, आप भी क्या हमें बच्चा समझते हैं? महाराज, आप आज्ञा दीजिए। उस राक्षस की क्या बिसात, मैं उसे अपनी मंत्र शक्ति से भस्म ना कर दूं तो मेरा नाम मथुरा पंडित नहीं। अरे भाई, तुम तो सिर्फ मंत्र पढ़ोगे, मैं तो उसे अपने खाली हाथों से मसल कर चटनी बना दूंगा। मैंने कल ही सपने में एक शेर को पछाड़ा है। राक्षस तो मेरे सामने गाजर मूली है। वीरता हो तो ऐसी, पर ध्यान रहे, कालगिरी के दो रास्ते हैं। एक अंधक वन से जाता है और दूसरा मायावी नदी के किनारे से। तुम दोनों को अलग अलग रास्तों से जाना होगा ताकि किसी भी तरफ से रानी का सुराग मिल सके। वो जंगल बहुत खतरनाक है, हर कदम पर मौत का साया है। राजा की इतनी बात सुनते ही वे दोनों और बड़ी बड़ी फेंकने लगते हैं। महाराज, आप जंगल की बात करते हैं। मैं जब 5 साल का था तब एक भूखे अजगर को रस्सी समझकर उससे कुएं से पानी खींच लिया था। ये कालगिरी का रास्ता तो मेरे लिए मखमल की सड़क जैसा है। अरे भाई, तुम तो बस अजगर तक ही रहे। महाराज, एक बार मेरे पीछे 10 जंगली हाथी पड़ गए थे। मैंने बस एक बार जोर से हुंकार भरी। साले सब के सब डर के मारे सर्कस में भर्ती हो गए। राक्षस क्या चीज है, मैं तो उसकी गुफा में घुसकर उसकी दाढ़ी के बाल उखाड़ लाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वाह वाह, अगर बातों से राक्षस मरता तो अब तक तो वो आत्महत्या कर चुका होता। महाराज, इन दोनों की बातों पर टैक्स लगाइए, वरना ये पूरे दरबार को अपनी बहादुरी की बार में डुबो देंगे। चुप करो शेखीबाजों। महाराज, ये थोड़े चंचल हैं, पर आपका आदेश शिरोधार्य है। ये दोनों जाएंगे। ठीक है मथुरा, तुम पूर्व के रास्ते से जाओगे और अढ़ैया तुम पश्चिम के। अगर तुम रानी को बचा लाए तो तुम्हें आधा राज्य और सोने के रथ दिए जाएंगे। सिर्फ आधा राज्य? महाराज, मैं तो सोच रहा था कि राक्षस को पालतू बनाकर आपके अस्तबल में बांध दूंगा ताकि वो घोड़ों की मालिश कर सके। और मैं तो उस पर्वत को ही उठाकर यहाँ ले आऊंगा ताकि आपको बार बार वहाँ किसी को भेजना ना पड़े। बस बस करो, अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम दोनों सूरज को भी अपनी जेब में रखने की बात कहो। चलो वीरो, देखते हैं जंगल में जब झाड़ी हिलती है तो धोती कितनी पीली होती है। ठहरो महंत जी, कालगिरी की राह केवल साहस से नहीं, गति से भी जीती जाती है। मेरे अस्तबल में एक विशेष घोड़ा है, पवन वेग। ये साधारण घोड़ा नहीं है, इसके पूर्वज इंद्र के उच्च श्रवा से ताल्लुक रखते थे। ये खतरों को सूंघ लेता है और हवा से बातें करता है। ये आप सभी के बहुत काम आएगा। तभी सैनिक उस घोड़े को राजा के सामने पेश करते हैं। महाराज, क्या बात है, इस घोड़े की कद काठी तो बिल्कुल मेरे व्यक्तित्व से मेल खाती है। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इसे मेरे लिए ही बनाया था। हटो भाई, तुम्हारे जैसे भारी भरकम विद्वान को ढोते ढोते तो ये बेचारा आधे रास्ते में ही गधा बन जाएगा। इस पर तो मेरे जैसा फुर्तीला योद्धा ही शोभा देगा। ओ पवन वेग भाई, संभल कर रहना,
इन दोनों के पास गप्पों का इतना भारी वजन है कि कहीं तुम्हारी कमर न तेरी हो जाए। महाराज, आपकी कृपा अपार है, पर कालगिरी कोई साधारण जगह नहीं है। हमें मंत्रों की सिद्धि, शस्त्रों का अभ्यास और मार्ग की तैयारी के लिए 1 महीने की मोहलत चाहिए। हम अमावस्या की उस काली रात से पहले रानी मां को वापस ले आएंगे। ठीक है महंत जी, आपको 1 माह का समय दिया जाता है, लेकिन याद रहे, हर बीतता दिन रानी के जीवन पर संकट बढ़ा रहा है। वे सभी राजा को विदा करके तुरंत वहां से चल दिए। उनको चलते चलते शाम हो गई। और सभी लोग एकदम थक गए थे। तभी एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। 1 महीना? बापू, आपने बहुत कम समय मांगा। मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में 1-2 नए राज्य जीतते हुए वहां के राजाओं को अपना चेला बनाते हुए कालगिरी पहुंचूंगा। अब तो जल्दी जाना पड़ेगा। भाई, तुम राज्यों की बात करते हो? मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में पड़ने वाले उस खूंखार जंगल के शेरों को इकट्ठा करके एक सेना बनाऊंगा और उन पर बैठकर राक्षस के किले पर धावा बोलूंगा। पर खैर, अब इस घोड़े से ही काम चलाना पड़ेगा। तुम दोनों की जुबान चल रही है या कोई कैची? 1 महीना इसलिए मांगा है ताकि तुम दोनों थोड़ा अपनी बुद्धि ठिकाने ला सको और कुछ असली युद्ध कौशल सीख सको। वहां राक्षस तुम्हारी ये गप्पे सुनकर मरेगा नहीं, बल्कि तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। बापू, आप फालतू की चिंता कर रहे हैं। जिस दिन ये दोनों राक्षस के सामने अपनी महान गाथाएं सुनाना शुरू करेंगे, राक्षस खुद ही गुफा से कूदकर जान दे देगा। कहेगा, प्रभु रामी ले जाओ, बस इन दोनों का मुंह बंद कर दो। मिट्ठू, तू बहुत बोल रहा है। देख लेना, जब मैं उस राक्षस की गर्दन मरोड़कर उसे फुटबॉल की तरह किक मारूंगा, तब तू ही सबसे पहले ताली बजाएगा। और जब मैं उसकी गुफा के पत्थर अपनी एक उंगली से उठा दूंगा, तब तू कहेगा, अरे या भैया जैसा कोई नहीं। बस बहुत हुआ। घर चलो और तैयारी शुरू करो। कल से तुम दोनों का कड़ा प्रशिक्षण शुरू होगा। चलो भाई पवनवेग, इन दोनों शूरवीरों को घर ले चलो, इससे पहले कि ये राजमहल की दीवारों को भी अपनी बातों से हिला दे। वे सब इतनी बातें कर घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। घर पहुंचकर महंत तुरंत अपने बेटों से कहते हैं, सुनो, समय रेत की तरह फिसल रहा है। कालगिरी का रास्ता यमराज के घर जैसा है। मथुरा, तुम बड़े हो, तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों में तेज है, लेकिन तलवार पकड़ने में हाथ कांपते हैं। इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे। रास्ते में अपने बचपन के मित्र जिन और मदन को साथ ले लेना, वे निडर हैं। तुम अभी निकलो और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना। बापू, आप फिक्र ना करें। जिन और मदन के साथ मिलकर मैं कालगिरी को ऐसा हिलाऊंगा कि वहां का राक्षस खुद ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। मैं तो सोच रहा हूं कि जिन को बोलूंगा कि राक्षस को उठाकर सीधा अरब सागर में फेंक आए। और अढ़ैया, तू स्वभाव से चंचल है पर शरीर से बलिष्ठ। तू इस राजसी घोड़े पवन वेग को साथ लेकर जा। ये संकट में तेरी ढाल बनेगा और तुझे रास्ता दिखाएगा। अरे बापू, क्या बात कर दिया आपने? मैं खुद इतना हट्टा कट्टा, 6.5 फीट का जवान, और मुझे इस घोड़े की जरूरत? ये तो मुझे देखकर खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा कि किस पहलवान को पीठ पर लादना पड़ रहा है। अरे ओ खली के अवतार, ये घोड़ा रक्षा के लिए है, तुम्हारे वजन के प्रदर्शन के लिए नहीं। तुम अपनी तोन संभालोगे या पवन वेग को? बापू, एक बात कहूं, ये पवन वेग आपके पास ही रहने दीजिए। जब आप इसे लेकर गांव में निकलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारा और राजा का रिश्ता कितना गहरा है। लोग कहेंगे, देखो, महंत जी तो साक्षात राजा के सगे संबंधी लगते हैं। आपकी शान बढ़ जाएगी।
बात तो तू पते की कह रहा है अढ़ैया। इस उम्र में पवन वेग के साथ गांव का चक्कर लगाऊंगा तो रुतबा तो बढ़ेगा ही, पर तू अकेला कैसे जाएगा? अकेला कौन है? मुझे बस इस मिट्ठू राजा को दे दीजिए। इसकी चोंच और दिमाग दोनों तेज हैं, और रास्ते में खेत से मैं अपने यार पप्पू को ले लूंगा। पप्पू, मिट्ठू और मैं 60 मिलकर राक्षस का वो हाल करेंगे कि उसकी 7 पुश्तें शाकाहारी बन जाएंगी। अरे, मुझे इस अढ़ैया के साथ भेज रहे हो? ये तो रास्ते में कहीं रुककर सो गया तो मुझे इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। और वो पप्पू, वो तो खुद अंधेरे से डरता है। चुप कर मिट्टू। पप्पू के बहुत मेहनती है, और तू साथ रहेगा तो बोरियत नहीं होगी। ठीक है, तुम दोनों की यही इच्छा है तो यही सही। कम से कम पवन वेग के साथ मेरी बुढ़ापे की शामें राजसी बीतेंगी। जाओ पुत्रों, यश प्राप्त करो। देख भाई अढ़ैया, तू पश्चिम से जा रहा है। अगर तुझे राक्षस मिल जाए तो उसे मारना मत, बस बांध कर रख लेना। मैं जब आऊंगा तो उसे अपनी संस्कृत की ऐसी व्याकरण सुनाऊंगा कि वो सिर पकड़कर रोने लगेगा। भाई, तुम व्याकरण ही सुनाते रहना। मैं तो पप्पू के साथ मिलकर उस राक्षस की गुफा में पार्टी करूंगा। उसके सोने के पलंग पर सोऊंगा और उसके डरावने पहरेदारों को मुर्गों की तरह लड़वाऊंगा। तुम बस रानी मां को संभालना, बाकी विभीषिका तो मैं संभाल लूंगा। बापू, अब हम चलते हैं। 1 महीने बाद जब लौटेंगे तो हमारे पीछे स्वर्ण मुद्राओं की गाड़ियां होंगी और आगे आगे राक्षस का कटा हुआ घमंड। और बापू, पप्पू के साथ मेरा तालमेल देखना। हम कालगिरी की चोटी पर चढ़कर वहां अपना झंडा गाड़ देंगे। आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। जाओ और अपनी चतुराई से राजा का मान बढ़ाओ। बाबा पाए लागू, आपका मिट्ठू भी उनकी मूछें उखाड़ के आएगा। चलो भाइयों, राक्षसों की अम्मा याद दिलाने। इतनी बातें कर दोनों भाई निकल पड़ते हैं। मथुरा अकेले जा रहा था, जिसे रास्ते में अभी उसके दोस्त मिल जाएंगे। और अढ़ैया मिट्ठू के साथ खेत जा रहा था, जहां पप्पू खेत की रखवाली कर रहा था। अढ़ैया और मिट्ठू थोड़ी देर में खेत पहुंच जाते हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ मर गया भाई? देख, तेरा यार आया है। 7 समंदर पार वाला नहीं, पड़ोस वाला अढ़ैया। बाहर निकल, राजा का काम है और अपना नाम है। अबे ओ अढ़ैया, जरा धीरे चिल्ला। तेरे पप्पू भाई कहीं गहरी नींद में सो रहे होंगे, और अगर तूने उन्हें ऐसे जगाया तो वो लात मार कर तुझे कालगिरी से पहले ही स्वर्ग पहुंचा देंगे। अरे रुक रे मालिक, काहे को गला फाड़ रिया है? अभी मैं जरा ब्यूटी स्लीप ले रिया था और तूने आकर ऐसा शोर मचाया कि लगा कि पुलिस की रेड पड़ गई है। अरे मेरा शेर, मेरा चीता, मेरा पप्पू। देख भाई, आज तेरी बहुत जरूरत आन पड़ी है। देख मालिक, अपुन को मक्खन लगाने का नहीं, अपुन खेत का राजा है। और ये सिर पे कौन सा कौवा बिठा रखा है तूने? ये हरा हरा क्या चीज है? अबे ओ ढेंचू ढेंचू के उस्ताद, कौवा किसको बोलता है? मैं खानदानी मिट्ठू हूँ, राजा का खास आदमी। तमीज से बात कर, वरना ऐसी चोच मारूंगा कि तेरी आवाज गुंडे से बदलकर चूहे जैसी हो जाएगी। ओ, तो ये तोता बोलता भी है? सुन रे हरियल, अपुन की डिक्शनरी में तमीज शब्द पन्ने फटने की वजह से गायब हो गया है। अपुन इस इलाके का भाई है। गधों की बस्ती में जाएगा तो बोलेगा पप्पू भाई अमर रहें। अरे पप्पू, छोड़ इसकी बात। सुन, मुद्दा बड़ा गरम है। राजा की रानी को कालगिरी का राक्षस उठाकर ले गया है। बापू ने मुझे रानी को वापस लाने की सुपारी, मेरा मतलब है जिम्मेदारी दी है। और मुझे चाहिए एक ऐसा साथी जो रास्ते में आने वाले गुंडों को अपनी लातों से सीधा कर दे। चलेगा साथ? कालगिरी बोले तो डेंजर जोन। अपुन को डेंजर से पुराना प्यार है मालिक। अपुन का उसूल है, जो अपुन को प्यार से बुलाता है उसके लिए अपुन अपनी लात कुर्बान कर देता है।
और फिर रानी माँ का सवाल है, बोले तो लेडी का इज्जत। अपन चलेगा और उस राक्षस को ऐसा धोएगा कि वो अगली बार रानी छोड़ो किसी की परछाई भी नहीं उठाएगा। वाह, गधा क्या मिला। ऐसा लग रहा है जैसे हमने यमराज का भैंसा हायर कर लिया हो। ओ पप्पू भाई, रास्ते में अगर असली राक्षस मिला तो अपून अपून करोगे या ढेचू ढेचू पर उतर आओगे? देख छोटे, अपन की पर्सनालिटी पे नहीं जाने का। अपन जब लात चलाता है तो यमराज भी डायरी में एंट्री करना भूल जाता है। और तू, ए चिड़िया, तू बस रास्ता दिखाना, बाकी जमीन पर जो भी आएगा उसको अपन पापड़ बना देगा। समझ रेला है ना? बस यही तो चाहिए था। अब देख मिट्ठू, हमारे पास दिमाग है, जुबान है और अब पप्पू की लात भी है। अब वो कालगिरी का रास्ता हमारे लिए किसी फिल्म के सेट जैसा होगा। क्यों पप्पू, तैयार है ना? एकदम रेडी मालिक। बस रास्ते में थोड़ा स्पेशल चारा और पानी का इंतजाम टाइट रखने का। अपन खाली पेट फाइटिंग नहीं करता, अपन को एनर्जी मांगता है। एनर्जी का क्या है भाई, रास्ते में जो बड़ी बड़ी बातें अढ़ैया और मथुरा फेंकेंगे उसी को खाकर तेरा पेट भर जाएगा। चलो अब वक्त कम है और रास्ता बहुत लंबा। पप्पू तू आगे चल, मैं तेरे पीछे और मिट्ठू हमारे सिर पर। कालगिरी की शामत आने वाली है। चल बे अरहैया मालिक, आज अपन दुनिया को दिखा देगा कि पप्पू सिर्फ नाचता नहीं बल्कि अच्छे अच्छों को नचाता भी है। बोले तो फुल ऑन गेम चालू। इतनी बात कर वे तीनों अपने सफर की तरफ निकल पड़े। और उधर मथुरा जिन को बुलाता है। अबे वे मोटे सांड, मेरे प्यारे भाई जिन, आ जाओ यार, नए साल में कुछ तगड़ा करने चलना है भाई, आ जाओ। इतना कहते ही जिन हवा की तरह आता है। अबे ओ मथुरा, आधी रात को कौन सा भूत सवार हुआ है तुझ पर? शांति से सो रहा था, तूने फिर से बुला लिया। क्या हुआ? फिर से अपनी पड़ोसन को इम्प्रेस करने के लिए कोई कविता लिखवानी है क्या? अबे ओ नीले खंबे, जब देखो तब मजाक। मामला सीरियस है भाई। राजा की रानी को कालगिरी का राक्षस उठा ले गया है। बापू ने मुझे भेजा है कि जा और उसे बचा कर ला। अब तू तो जानता ही है, मेरी तलवारबाजी तो बस कागजों पर है। असली काम तो तुझे और मदन को ही करना है। मतलब तूने फिर से अपनी बड़ी बड़ी फेंक दी दरबार में, और अब जब फटने लगी तो याद आया तेरा ये जन यार। खैर, दोस्ती में तो जान हाजिर है, पर अकेले हम दोनों क्या करेंगे? वो मदन कहाँ है? उस आलसी के बिना तो कालगिरी की चढ़ाई में मजा ही नहीं आएगा। वही तो, मदन को लाना है। चल तू जा और उसे उठा कर ला, पर ध्यान रखना वो नींद का कच्चा है, कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। जिन 1 मिनट में गायब हुआ। और अगले ही पल मदन को घर से उठा लाया। अरे भाई साहब, आप कौन? क्या आप यमराज के असिस्टेंट हो? देखो भाई, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, अभी तो मुझे बहुत पाप करने बाकी हैं, मुझे वापस छोड़ दो। अबे ओ डरपोक, पहचान मुझे, मैं तेरा यार चिराग वाला जिन। मदन ने गौर से देखा, फिर पास खड़े मथुरा को देखा जो हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। मदन का डर तुरंत गुस्से में बदल गया। मथुरा के बच्चे, तेरी तो ये कौन सा तरीका है उठाने का? मैं सपने में देख रहा था कि मेरी शादी हो रही है, और जैसे ही मैं माला डालने वाला था, इस नीले भालू ने मुझे आसमान में उड़ा दिया। मेरी शादी तुड़वा दी तूने। अरे शांत हो जा मेरे दूल्हे राजा, शादी तो होती रहेगी। पहले ये सुन कि राजा की इज्जत दांव पर है। रानी मां को राक्षस ले गया है, हमें कालगिरी जाना है
और उस राक्षस की ऐसी तैसी करनी है। तो इसमें मुझे क्यों घसीटा? जिन है ना तेरे पास, ये उसे अपनी फूंक से उड़ा देगा। मुझे सोने दे भाई, कल सुबह मुझे हलवाई की दुकान पर नंबर लगाना है। अबे ओ पेटू, सुन, अगर हम रानी को बचा लाए तो राजा हमें सोने की मोहरों से लाद देगा। फिर तू हलवाई की दुकान खरीदेगा नहीं, बल्कि खुद की दुकान खोलेगा। और सोच, पूरे राज्य में हमारा नाम होगा, मथुरा, मदन और जिन्न की तिकड़ी। सोने की मोहरें? मतलब लाइफ टाइम पनीर की सप्लाई? यार मथुरा, तू पहले बोलता ना। मैं तो बचपन से ही चाहता था कि किसी राक्षस को कूटूं। चल अभी चलते हैं। जिन भाई, तैयार हो ना? मैं तो हमेशा तैयार हूं, पर कालगिरी का रास्ता बहुत डरावना है। सुना है वहां के मच्छर भी कौवे जितने बड़े होते हैं। मच्छर? अबे जिन, तू हमारे साथ है तो मच्छर क्या, हम तो डायनासोर को भी मच्छर बना देंगे। मथुरा की बुद्धि, तेरी ताकत और मेरी हिम्मत, हम तीनों मिलकर उस राक्षस का ऐसा बैंड बजाएंगे कि वो रानी मां को छोड़कर खुद ही संन्यास ले लेगा। ये हुई ना बात। देख भाई जिन, तू मदन को संभालना और मैं तुम दोनों को गाइड करूंगा। हम कल सुबह का सूरज कालगिरी के रास्ते में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज पुरानी यारी का इम्तिहान है। वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। वादा रहा भाई। और मथुरा, अगर रास्ते में डर लगे तो मेरी धोती पकड़ लेना, शर्माना मत। तू अपनी संभाल, मेरी फिक्र मत कर। चलो वीरों, रानी मां को वापस लाना है और उस राक्षस को उसकी नानी याद दिलानी है। तीनों इतनी बात कर अपने सफर की और निकल पड़े। उधर अढ़ैया, पप्पू गधा और मिट्ठू जा रहे थे। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इतना सुनते ही वे तुरंत रुक गए। बचाओ, कोई है? मुझे डर लग रहा है। अरे ये क्या है? इतनी रात को इस खूंखार जंगल में जहां इंसान की परछाई भी नहीं दिखती, वहां ये बच्चा कहां से आ गया? साला, कुछ तो लोचा लग रहा है। ओ अरैया, रुक जा। भावुक मत हो, ये जंगल है, यहाँ की हवाएं भी झूठ बोलती हैं। ये कोई बच्चा नहीं है, ये पक्का किसी भूत प्रेत का छलावा है। राक्षस के इलाके में पैर रखा है हमने। यहाँ पत्थरों से भी रोने की आवाज आती है। चुपचाप आगे निकल लो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ए छोटे, ए हरियल, जरा अपना ये ज्ञान का पिटारा बंद रखो। तुमको क्या लग रहा है अपन यहाँ घास चरने आया है? अपन की डिक्शनरी में छलावा नाम का कोई शब्द नहीं है। अपन सिर्फ दो ही चीज जानता है, एक असली और एक नकली। अरे ओ पप्पू भाई, जरा टोन नीचे रख। मैं कह रहा हूँ कि ये खतरा हो सकता है। अपन को खतरा मत सिखा रे, खतरे तो अपन के नाश्ते में होते हैं। अब सुन, वो जो बच्चा रो रिया है ना, हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपनी पार्टी का आइटम बनाने के लिए यहाँ लाकर पटका हो। और अगर अपन यहाँ खड़े होकर छलावा छलावा खेलता रहा और उस मासूम का गेम बच गया, तो ऊपर जाकर अपन भगवान को क्या मुंह दिखाएगा कि अपन एक तोते की बात सुन के डर गया था। अरे पप्पू, तू तो इमोशनल हो गया भाई। इमोशनल नहीं रे मालिक, अपन इथिकल हो गया है। अपन का उसूल है, बच्चा हो या औरत, अगर किसी ने हाथ लगाया तो अपन उसकी खोपड़ी का भूगोल बदल देगा। अगर तुम दोनों को लग रिया है कि तुम्हारी पैंट ढीली हो रही है, तो तुम लोग यही रुको और जरा माहौल देखो। अपन अकेला जाएगा, उस बच्चे को कंधे पे लादेगा और वापस आएगा। बोले तो 1 मैन आर्मी। अबे ओ गब्बर सिंह के नाना, तू जाएगा तो हम क्या यहाँ भजन करेंगे? पर समझ तो सही, ये जंगल मायावी है। मायावी की ऐसी की तैसी, अपन की लात के नीचे जो आता है उसकी सारी माया निकल जाती है। वो बच्चा रो रिया है, बोले तो उसको मदद मांगता है, और जब कोई मदद मांगता है तो पप्पू भाई कॉल बैक नहीं करता, सीधा मौके पर पहुंचता है। अरे मालिक, तू बोल,
चलेगा कि डरेगा? अरे पप्पू, जब तू इतना रिस्क ले रिया है तो अपन पीछे कैसे राइटर रहेगा? तू सही बोल रिया है। ये बच्चा छलावा हो या ना हो, पर अगर ये सचमुच कोई मासूम हुआ तो हमें उसे बचाना ही होगा। चल, आज इस जंगल को भी पता चले कि अरैया और पप्पू की जोड़ी क्या चीज है। ये हुई ना बात। अब सुन हरियल, तू बस ऊपर से ड्रोन की तरह नजर रख। अगर कोई फालतू का साया दिखा तो शोर मचाने का। बाकी जमीन पर जो भी लफड़ा होगा उसे अपन अपने स्टाइल में सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है भाई, चलो। जब गधा ही गैंग का लीडर बन गया है तो फिर राम ही मालिक है। चलो देखते हैं उस बच्चे के पीछे कौन सा आफत छुपा है। चल रे अरैया मालिक, आज अपन को दिखा देने का है कि रावड़ी पप्पू सिर्फ देंगे नहीं हाथता, बल्कि डेंजर से खेलता भी है। बोले तो अब सीधा एक्शन होगा। इतनी बात कर सभी उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्चा दिखाई नहीं देता। तभी थोड़ी दूर और चलते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा एक पेड़ के पास बैठा रहता है और वो पूरी तरह से डरा हुआ होता है। ओ साहब, ओ बड़े भाई, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं अपने माँ बापू के साथ यहाँ से गुजर रहा था, तभी कुछ खूंखार डाकू आए और उन्हें घसीटते हुए उस काली गुफा में ले गए। मैं बहुत डर गया हूँ। ए छोटे, शांत हो जा। तू टेंशन मत ले। जब तक पप्पू भाई यहाँ खड़ा है तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बोले तो अपन डाकुओं का ऐसा बैंड बजाएगा कि वो डाका डालना छोड़ के भजन कीर्तन करने लगेंगे। अरे ओ अरैया, जरा संभल। इस बच्चे के दांत देख रहे हो? कुछ ज्यादा ही नुकीले नहीं लग रहे हैं? और इस घने जंगल में इसके कपड़े इतने साफ कैसे हैं? मुझे तो ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। ये पक्का कोई मायावी जाल है। ए हरियल, तू फिर चालू हो गया। जब देखो तब शक का चश्मा लगा के घूमता है। बच्चा रो रिया है, उसके माँ बाप मुसीबत में हैं और तू यहाँ लॉजिक झाड़ रिया है। अगर तेरे साथ ऐसा होता तो क्या अपन बैठ के तेरी चोंच की बनावट चेक करता? अबे ओ अकल के दुश्मन, मैं तेरी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। ये बच्चा नहीं, ये आफत का पुड़िया लग रहा है। मिट्ठू, यार बात तो तेरी भी सही लगती है। अक्सर जंगल में ऐसा होता है, पर सोच, अगर ये बच्चा सच बोल रहा हो और हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है भाई। हाँ साहब, जल्दी चलिए। वो गुफा बस पास में ही है, वरना वो डाकू मेरे बापू को मार डालेंगे। चल रे छोटे, तू रास्ता दिखा। अढ़ैया मालिक, अपनी लाठी टाइट पकड़ ले। आज अपन को सिक्सर मारना है। और तू मिट्ठू, अगर तुझे डर लग रिया है तो यहीं बैठ के पेड़ की टहनी गिन। अपन तो जा रिया है मिशन माँ बाप बचाओ पे। बोले तो फुल ऑन रेस्क्यू ऑपरेशन। भाई, तुम लोग नहीं मानोगे। ठीक है, चलो। अगर मरना ही लिखा है तो कम से कम नेक काम करते हुए मरेंगे। पर याद रखना, अगर गुफा में डाकुओं की जगह कुछ और निकला तो कल्टी हो जाऊंगा। शाबाश मिट्ठू, ये हुई ना बात। चल पप्पू, इस बच्चे की उंगली पकड़ और आगे बढ़। आज हमें इन डाकुओं को सबक सिखाना है। डाकुओं की तो ऐसी की तैसी। अपन की एक लात और डाकू 7 फीट नीचे। छोटे, तू चल। तेरा पप्पू भाई तेरे पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। बोले तो नो फियर, पप्पू इज हियर। सुन रे छोटे, उन डाकुओं के पास कोई हथियार वथियार है क्या, या सिर्फ खाली हाथ आए हैं अपन से पिटने? उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार है साहब, पर आपकी लात के आगे वो क्या टिकेंगे। बिल्कुल सही बोला छोटे, तू स्मार्ट है। अरैया मालिक, देख रिया है, बच्चा भी जानता है कि अपन की मार्केट वैल्यू क्या है। आज तो गुफा के अंदर ऐसा एनकाउंटर होगा कि जंगल का हर जानवर अपन का ऑटोग्राफ मांगेगा। ऑटोग्राफ का तो पता नहीं, पर अगर गुफा के अंदर से हड्डियां बाहर आई तो मैं सबसे पहले उड़ूंगा। चुप कर मिट्ठू। पप्पू, तू बस तैयार रहना।
जैसे ही हम गुफा में घुसेंगे तू दाईं तरफ से हमला करना और मैं बाईं तरफ से। हमें उन मासूम माँ बाप को बचाना ही है। डन है मालिक। अपुन दाई बाई नहीं जानता, अपुन तो बस तबाही जानता है। जो भी सामने आएगा उसे अपुन पार्सल बना के ऊपर भेज देगा। बोले तो फिनिश। और उधर मदन, मथुरा और जिन थकान के कारण रुककर आराम कर रहे थे। अबे ओ मथुरा, ये घड़ी खराब हो गई है या समय ही रुक गया है? मुझे लग रहा है हम 3 जन्मों से पैदल चल रहे हैं, पर ये काली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साला समझ नहीं आ रहा सुबह होगी या हम यही मोक्ष पा जाएंगे। मदन, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। मेरी गणना के हिसाब से अब तक सूरज की पहली किरण दिख जानी चाहिए थी। शांत हो जाओ दोस्तों, तुम भूल रहे हो कि तुमने कहां कदम रखा है। यह कालगिरी के जंगल की शुरुआत है। यहां का श्राप ही यही है। यहां सूरज की किरणें जमीन को छूने से डरती हैं। इस जंगल में कदम रखने का मतलब है अनंत अंधेरे से दोस्ती करना। अब भूल जाओ कि तुम्हें कब सुबह देखने को मिलेगी। ले, अब यही कमी रह गई थी। मतलब अब मैं नाश्ते में क्या खाऊंगा ये भी अंधेरे में ढूंढना पड़ेगा। जिन्न भाई, तू तो जादूगर है, एक छोटा सा सूरज नहीं बना सकता क्या? मदन, यहां मेरी शक्तियां भी इस काली हवा के सामने कमजोर पड़ रही हैं। हमें बस चलते रहना होगा। यार मदन, मुझे अढ़ैया की बहुत फिक्र हो रही है। वो लड़का भोला है, ऊपर से उस गधे और तोते को लेकर गया है। पता नहीं किस हाल में होगा। कालगिरी का ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अबे मथुरा, तू अढ़ैया की चिंता कर रहा है? अबे उस 6.5 फीट के पहलवान को मारने के लिए अभी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तू भूल गया? एक बार दावत में उसने अकेले पूरे गांव का खाना साफ कर दिया था। जिस बंदे के पेट में एक पूरा राज्य समा सकता है, सोच उसकी ताकत कितनी होगी। मदन सही कह रहा है मथुरा। अढ़ैया के पास वो प्राकृतिक बल है जिसे महिषासुर बल कहते हैं। सच तो यह है कि अगर मैं अपनी जिन की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल ना करूं तो मैं भी अढ़ैया को कुश्ती में नहीं हरा पाऊंगा। वो शरीर से नहीं, फौलाद से बना है। देखा, जिन भाई भी मोहर लगा रहे हैं। तू बस अपनी फिक्र कर, कहीं कोई चुड़ैल तुझे विद्वान समझकर अगवा ना कर ले। अढ़ैया तो राक्षस को ही उल्टा लटकाकर उससे मालिश करवाएगा। अबे मथुरा, ये देख, वो पेड़ मुझे घूर रहा है क्या? और ये आवाज कैसी है? जैसे कोई हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। सावधान, यहां हर मोड़ पर खतरा है। कालगिरी की माया अब हमें भ्रमित करने की कोशिश करेगी। कोई आवाज सुने तो रुकना मत, कोई परछाई दिखे तो पीछा मत करना। बस अपनी मंजिल पर ध्यान दो। जिन्न सही कह रहा है। अपनी पोथियां और अस्त्र संभाल लो। हमें रानी मां को बचाना है और खुद को भी इस मायावी नरक से बाहर निकालना है। भाई, मैं तो तैयार हूं। बस प्रार्थना करो कि रास्ता कट जाए, वरना मेरी भूख मुझे ही न खा जाए। इतनी बात कर वे सब वहां से चल दिए। और इधर अढ़ैया, मिट्ठू और पप्पू गधा के साथ वो बच्चा उस गुफा के पास पहुंच गए। ठहरो, रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना। मेरी छठी इंद्री चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस गुफा के अंदर मौत का डेरा है। ये बच्चा हमें किसी जाल में फंसा रहा है। ए हरियल, तू फिर से अपनी रेडियो चालू कर दिया? डर के मारे तेरी चोंच थरथरा रही है क्या? अबे सामने वो छोटा सा बच्चा खड़ा है और तू उसे विलन बना रहा है। देख छोटे, तू डर मत। तेरा पप्पू भाई अगर इस गुफा में घुस गया तो अंदर जो भी भूत प्रेत होगा वो खुद ही अपना बोर या बिस्तर बांध के भाग जाएगा। बोले तो अपुन की एंट्री ही काफी है। पप्पू, बात तो तेरी सही है, पर मिट्ठू का शक भी बेबुनियाद नहीं होता। इस जंगल में जो दिखता है वो होता नहीं। देख, गुफा के बाहर हड्डियों के कुछ टुकड़े पड़े हैं। अरे साहब, वो तो जानवरों की हड्डियां होंगी। मेरे माँ बापू अंदर हैं, वो डाकू उन्हें मार डालेंगे। आप लोग क्या यहाँ बाहर खड़े होकर सिर्फ बातें ही करेंगे? ठीक है,
अगर तुम लोग नहीं मान रहे तो एक रास्ता है। इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं छोटा हूं और उड़ सकता हूं। मैं चुपके से गुफा के अंदर जाता हूं और देख कर आता हूं कि अंदर वाकई कोई है या सिर्फ अंधेरा। तब तक तुम दोनों इस बच्चे पर नजर रखो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिठू, तू जा, पर संभल कर। जा रे उड़न खटोले, देख क्या। तब तक अपुन इस बच्चे के साथ जरा डॉन वाली गप्पे लड़ाता है। धोखा है, महाधोखा। भागो यहाँ से। अड़ैया, पप्पू, ये बच्चा सफेद झूठ बोल रहा है। अंदर कोई नहीं है, न डाकू न माँ बाप। ये हमें अंदर बुलाकर हमारा नाश्ता करना चाहता है। ये बच्चा नहीं, ये साक्षात यमराज का एजेंट है। अरे ओ छोटे, तूने तो अपुन के इमोशन के साथ क्रिकेट खेल लिया रे। अपुन तुझे बच्चा समझ के प्रोटेक्शन दे रिया था और तू अपुन को ही बिरयानी बनाने की सोच रिया था। तुम बचोगे नहीं। मेरी माँ अंदर सो रही है, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। ए चुप, आवाज नीचे। तू जानता नहीं पप्पू भाई कौन है? अपुन इस इलाके का वो गुंडा है जिससे शेर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। तू अपनी माँ की धमकी दे रिया है? जा, अभी जा और अपनी उस डायन माँ को बाहर बुला। बोल कि बाहर पप्पू भाई खड़ा है और वो तेरा हिसाब चुकता करना चाहता है। बोले तो फुल ऑन एनकाउंटर। पप्पू, ये खतरनाक हो सकता है। अरे मालिक, तू साइड में हो जा। इस बच्चे ने अपुन की ईगो को हर्ट किया है। ये झूठ बोल के अपुन को इमोशनल फूल बनाया। ओ छोटे, अब देख, अगर तूने अभी के अभी अपनी उस राक्षस माँ को बाहर नहीं बुलाया तो अपुन ऐसी बैक किक मारेगा कि तू सीधा अपनी नानी के घर लैंड करेगा। बुला अपनी माँ को, बोल कि पप्पू भाई आया है। अबे ओ पप्पू, तू उसे डरा रहा है या इनवाइट कर रहा है? अगर उसकी माँ बाहर आ गई तो हम सबका कचरा हो जाएगा। अबे डरता काय को है? अपुन की लात और तेरी चोंच और अरहैया मालिक का डंडा। आज इस गुफा का क्लोजिंग सेरेमनी कर देंगे। ओ छोटे, जल्दी कर, अपुन का टाइम बहुत कीमती है। अपनी माँ को बुला, वरना अपुन अंदर आके उसका मेकअप खराब कर देगा। इतनी बात कर तुरंत वो लड़का एक बड़ा सा राक्षस बन जाता है और उसके पास एक डायन भी आ जाती है। हे मालिक, ये क्या सीन है? अपुन ने तो सिर्फ एक आइटम मांगा था, यहाँ तो पूरा डिस्को बाहर आ गया। बोले तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है रे। मूर्ख गधे, अब तू बनेगा मेरा भोजन और ये इंसानी मोटा बच्चा मेरी माँ का नाश्ता। आऊ, उई माँ, अरे या मालिक बचाओ, अपुन को अचानक पेट दर्द शुरू हो गया है। लगता है वो कल रात वाली बासी घास अब अपना रंग दिखा रही है। अपुन को अभी तुरंत डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा। तुम लोग लड़ो, अपुन दुआ करेगा। बोले तो अपुन अभी छुट्टी पे है। अबे ओ डरपोक की औलाद, अभी तो तू डॉन बन रहा था, अभी तेरी बैक किक कहाँ गई? देख, मैं छोटा हूं पर डरता नहीं। मैं उड़ उड़ कर इनकी आंखें निकाल लूंगा। अरैया, तू बस इशारा कर, मैं इनकी हेडलाइट फ्यूज कर दूंगा। पप्पू, ये पेट दर्द का ड्रामा बंद कर, वरना ये राक्षस तेरा पेट सच में फाड़ देगा। मिट्ठू, तू अपनी जगह सही है, पर ये काम शक्ति से नहीं, युक्ति से होगा। ए राक्षस और ओ चुड़ैल बुढ़िया, सुनो, तुम दोनों मिलकर हम पर हमला करोगे तो ये कायरो वाला युद्ध होगा। मेरे बापू कहते हैं कि असली वीर वो जो बराबरी से लड़े। अभी तुमने पप्पू और मिट्ठू का ट्रेलर देखा है, अब मैं तुम्हें अढ़ैया की पूरी फिल्म दिखाऊंगा। तू एक साधारण इंसान हमसे लड़ेगा? शर्त ये है कि तुम दोनों एक एक करके आओगे।
अगर तुम में दम है तो पहले राक्षस मुझसे 2-2 हाथ करेगा, फिर तुम्हारी ये डायन माँ। बोलो, मंजूर है? या फिर तुम दोनों डरपोक हो जो अकेले मुझसे नहीं लड़ सकते? मंजूर है। मैं अकेला ही तेरी हड्डियां चटकाने के लिए काफी हूं। मां, तू रुक, मैं इस पहलवान का घमंड तोड़ता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। बोले तो 1 on 1। राक्षस भाई देख लेना, अरैया मालिक जब मारता है ना तो सीधा हॉस्पिटल नहीं शमशान का रास्ता मिलता है। अरैया भाई पेल दो इसको, अपन यहाँ से कमेंट्री करेगा। अरैया संभल के, ये राक्षस मायावी है। तू फिक्र मत कर मिट्टू। पप्पू, तू बस अपनी लात तैयार रख, अगर ये वादा खिलाफी करे तो। अब देखो अढ़ैया का असली रूप। इतना बोलकर तुरंत अढ़ैया उस राक्षस की तरफ दौड़ता है और उससे लड़ने लगता है। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और फिर थोड़ी देर में अढ़ैया उसको जान से मार देता है। तुमने मेरे इकलौते लाल को मार डाला, अब मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगी और तुम्हारा खून इस गुफा की दीवारों पर मलूंगी। ए बुढ़िया, गला फाड़ के चिल्लाने का नहीं, अपन का कान बहुत सेंसिटिव है। देख, अगर ये तेरा बेटा नहीं होता तो अब तक अपन ने इसे फुटबॉल बना के कालगिरी के उस पार फेंक दिया होता। और रही तेरी बात तो सुन, अपन का एक एथिक्स है। अपन कितना भी बड़ा रावड़ी क्यों ना हो, पर औरतों पर हाथ नहीं उठाता। बोले तो अपन एक जेंटलमैन है। अबे ओ जेंटलमैन के नाना, हाथ नहीं उठा सकते तो क्या हुआ, पैर तो उठा ही सकते हो ना। तेरी लात में कौन सा चूड़ियां भरी हैं? उठा पिछला पैर और दिखा दे इसको अपना बैक गियर वाला जादू। अरे ये तो अपन ने सोचा ही नहीं। हरियल, तू तो आज बादाम जैसी बात बोल रिया है। हाथ उठाना पाप है, पर लात मारना तो सेल्फ डिफेंस है। बहुत हुआ मजाक, ये डायन अब रुकने वाली नहीं है। पप्पू मिट्ठू तैयार हो जाओ, अब हम सब एक साथ हमला करेंगे। मिट्ठू, तू इसकी आंखों पर वार कर। पप्पू, तू अपनी लातों से इसके दांत तोड़ और मैं इसे अपनी घूसों से ठिकाने लगाता हूँ। चल रे अड़या मालिक, आज इस बुढ़िया का पैकअप कर ही देते हैं। बोले तो आज कोई रियायत नहीं। जय महिष्मती, गला काट देंगे सबका। बोले तो खल्लास। अबे ओ बाहुबली के सस्ते वर्जन, महिष्मती नहीं, अपनी जान बचा और मार लात। चला कायरुआ, तुम तीनों को कच्चा जबा जाऊंगी। चल आ जा। इतनी बात सुनते ही तीनों तुरंत उस डायन की तरफ दौड़ते हैं और फिर उसको पीटना शुरू कर देते हैं और फिर देखते ही देखते उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उसको मारकर तुरंत वे सब वहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। उधर मथुरा, मदन और जिन तीनों जा रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। रुको, आगे जाना मतलब मौत को दावत देना है। रुक जाओ मूर्खो, अब आगे कुछ भी है। अबे ओ मथुरा, ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसमान में बहुत बड़ा ढोल फोड़ दिया हो। यार, मुझे वापस जाना है। मुझे नहीं लगता कि रानी माँ के मिलने से पहले मैं जिंदा बचूंगा। धैर्य रख मदन, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जिन्न भाई हैं। क्यों जिन्न भाई, कुछ समझ आ रहा है कि ये पहरेदार कहां छुपा है? सावधान दोस्तों, हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां दिशाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं। यहां की आवाजें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए। अभी जिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक विशाल काला साया बिजली की रफ्तार से नीचे आया। वो एक पंछी राजा था, आधे इंसान और आधे पक्षी जैसा, जिसके पंख लोहे के चादरों की तरह खड़खड़ा रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस राक्षस ने अपने नुकीले पंजों में मदन को उठाकर लेकर चला गया। मथुरा, जिन, बचाओ!
ये साला मुझे अपनी गुफा में ले जाकर चटनी बनाएगा। मदन, अरे मदन, जिन्न भाई जल्दी करो, वो मदन को ले गया। कुछ करो वरना वो उसे कच्चा चबा जाएगा। जिन, तू यहां खड़ा क्या देख रहा है? उड़ और उसे पकड़। मदन मेरा यार है, उसे कुछ हो गया तो मैं बापू को क्या मुंह दिखाऊंगा। मथुरा, शांत हो जाओ। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। वह राक्षस मदन को ले तो गया है, पर वह उसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि मदन के पास मेरी सुरक्षा का कवच है। पर दिक्कत यह है कि हम भूल भुलैया जंगल में हैं। यहां अगर तुम अकेले चले तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो क्या मैं यहीं खड़ा रहूं? मेरा दोस्त मौत के मुंह में है। टेंशन मत लो मथुरा, तुम इसी जगह पास खड़े रहो और अपने मंत्रों का जाप करो, ताकि कोई मायावी शक्ति तुम्हें छू न सके। मैं अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करता हूं और उस उड़ते हुए राक्षस को ढूंढ कर लाता हूं। याद रखना, यहां से हिलना मत, क्योंकि यहां का रास्ता हर पल बदलता है। ठीक है भाई, तू जा, बस मेरे यार को सही सलामत ले आ। और सुन, अगर उस राक्षस ने मदन को एक खरोच भी मारी तो उसे बता देना कि मथुरा पंडित उसे श्राप देकर भस्म कर देगा। भरोसा रखो, मैं अभी गया और अभी मदन को अपनी पीठ पर लाद कर वापस लाया। इतना बोलकर जिन तुरंत वहाँ से उड़ जाता है और मदन को इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन भूल भुलैया जंगल होने के कारण वो भटक जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये जंगल हमें नहीं बल्कि हम सबको भ्रमित कर दिया है। वो मथुरा को खोजता है, लेकिन मथुरा भी कहीं दिखाई नहीं देता। उधर मथुरा जिन का इंतजार करते करते थक गया। जिन भाई, मदन, तुम लोग कहाँ हो? हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है। बापू ने सही कहा था कि ये रास्ता खतरनाक है। यहां तो पेड़ों की परछाइयां भी मुझे चिढ़ा रही हैं। मदन, आवाज दे भाई। और अब मथुरा भी जिन और मदन को ढूंढने लगता है। अब वे तीनों पूरी तरह से भटक चुके थे, क्योंकि वो कालगिरी जंगल का एक छलावा था जो सबको भ्रमित कर देता है। उधर अढ़ैया, पप्पू गधा और मिट्ठू सभी आराम कर रहे थे। तभी अढ़ैया को भूख लगती है और फिर मिट्ठू को कुछ खाने के लिए लेकर आने को कहता है। ओह, शरीर टूट रहा है भाई। उस राक्षस से कुश्ती लड़ने में जितनी जान लगी, उससे ज्यादा अब भूख लग रही है। साला पेट में चूहे नहीं, अब तो लगता है पूरे कालगिरी के भेड़िए दौड़ रहे हैं। अरे मालिक, अपन का भी वही हाल है। जय महिष्मती बोलने में जितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, उसके बदले में अपन को कम से कम 2 बोरी ताजा घास और थोड़े चने मांगता है। बोले तो इंजन में तेल खत्म हो गया है, अब धक्का मार के नहीं चलेगा। मिट्ठू यार, तू तो आसमान का राजा है। यहाँ आसपास देख, कहीं कोई फलों का पेड़ है क्या? इस जंगल में कुछ तो खाने लायक होगा। जा भाई, कुछ लेकर आ, वरना तेरा ये अढ़ैया यार यहीं ढेर हो जाएगा। अरे अढ़ैया, तू चिंता क्यों करता है? मैं भी इसी ताक में था। मुझे खुद भी जोरों की भूख लगी है। तुम दोनों यही रुको और सावधान रहना, क्योंकि इस जंगल की हवा में भी धोखा है। ए हरियल, तू जा और जल्दी आ। और देख, थोड़े रसीले फल लाना। अपन को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। बोले तो एकदम वीआईपी वाला माल मांगता है। अबे ओ नवाब साहब, जो मिलेगा वही लाऊंगा। बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुरंत गया और तुरंत आया। तुम लोग हिलना मत यहाँ से। इतना बोलकर मिट्ठू उड़ जाता है। मिट्ठू बहुत तलाश करता है, पर उसे कहीं भी एक भी फल नहीं दिखता। वो लौटने लगता है, पर रास्ता भूल जाता है। उसे नहीं पता था कि ये भूल भुलैया जंगल है, जहाँ सबको भूलना पड़ता है। और इधर अढ़ैया और पप्पू दोनों इंतजार कर रहे थे। पप्पू यार, मिट्टू को गए हुए 2 घंटे हो गए। साला, कहीं वो 7 समंदर पार तो नहीं निकल गया फल ढूंढने। मुझे तो अब फिक्र हो रही है। मालिक,
अपन को भी कुछ लोचा लग रिया है। वो हरियल तोता है तो बड़ा चतुर, पर साला साइज में छोटा है ना। कहीं उसे किसी बाज या चील ने स्नैक समझकर तो नहीं उठा लिया, या फिर कहीं वो खुद ही रास्ता भूल के किसी डाली पे बैठ के रो रिया होगा। नहीं पप्पू, मिट्ठू बहादुर है, पर ये जंगल ही मनहूस है। देख मालिक, अपन को पता है मिट्ठू की आदत कैसी है। वो जब डरता है ना तो सीधा उड़ने लगता है और अपनी ही धुन में रास्ता भूल जाता है। उसके पास दिमाग तो है, पर इमरजेंसी में वो फेल हो जाता है। अपन को जाने दो, अपन उसे ढूंढ कर लाएगा। अपन की नाक बहुत तेज है, अपन उसकी परफ्यूम सूंघ के उसे ढूंढ लेगा। बोले तो पप्पू डिटेक्टिव चालू। अरे नहीं पप्पू, तू भी जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, और अगर तू भी खो गया तो? अरे मालिक, अपन खोएगा? अपन इस इलाके का डॉन है। अपन के पास जीपीएस फिट है दिमाग में। तू यहीं बैठ। अपन गया और उस हरियल को कान पकड़ के ले आया। तू टेंशन मत ले। बोले तो अपन है तो मुमकिन है। पप्पू गधा मटकता हुआ जंगल की झाड़ियों में घुस गया। वो अपनी रावड़ी आवाज में चिल्लाने लगा ताकि मिट्ठू सुन सके। ओए हरियल, ओए मिट्ठू, कहाँ छुपा है रे? बाहर निकल। अढ़ैया मालिक भूखा मर रिया है और तू यहाँ लुका छिपी खेल रिया है। बोले तो बाहर आजा, वरना अपन गुस्सा हो जाएगा। पप्पू चलते चलते बहुत आगे निकल गया। वो जितनी तेज आवाज लगाता, जंगल की गूंज उसे और भ्रमित कर देती। उसे लगा कि मिट्ठू दाईं तरफ से जवाब दे रहा है, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। अरे ये क्या सीन है? अपन जिस रास्ते से आया था वो रास्ता कहाँ गायब हो गया? साला ये पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं क्या? ओए, ये तो अपन के साथ स्कैम हो गया रे। बोले तो अपन खुद ही भूल भुलैया में फंस गया। उधर अढ़ैया को इंतजार करते करते घंटों बीत। उसे महसूस हो गया कि वे सब अब भी लौटेंगे। पप्पू, मिट्ठू, तुम लोग कहाँ हो? कोई तो जवाब दो। बापू, मथुरा भाई, सब बिछड़ गए। क्या मैं कभी यहाँ से निकल पाऊंगा? अब चारों बिछड़ चुके थे। वे पास में, लेकिन रास्ता भ्रम का था। वे चाहकर एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। पप्पू गधा भी मिट्ठू को अढ़ैया को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने जिन आ जाता है। ए नीले खंबे, रुक जा वहीं। अपन के इलाके में बिना परमिट के एंट्री कैसे मारा रे? बोले तो तू कोई नया टाइप का राक्षस है क्या? देख, अपन का मूड अभी बहुत गर्म है। अगर तूने रास्ता नहीं दिया तो अपन ऐसी बैक किक मारेगा कि तू सीधा आसमान में सैटेलाइट बन जाएगा। अबे, ये क्या बला है? इस जंगल में तो मैंने खूंखार दरिंदे देखे थे, पर ये बोलने वाला गधा कहां से आ गया? ओए ढेंचू ढेंचू के उस्ताद, तू कोई छलावा है क्या? कालगिरी की माया ने अब गधों का रूप लेना शुरू कर दिया है क्या? छलावा बोले तो अपन ओरिजिनल पीस है रे। अपन का नाम है पप्पू भाई। और तू जो ये नीला पेंट लगा के घूम रिया है, अपन को डराने की कोशिश मत कर। अपन ने तेरे जैसे हजारों राक्षसों को नाश्ते में कच्चा चबाया है। बोले तो फुल ऑन तबाही। अबे जा, तू मुझे डराएगा? मैं जिन्न हूं। मैं एक फूंक मारूं तो तू उड़ने लगेगा। मैंने अपनी उंगली से पहाड़ हिलाए हैं और तू कह रहा है कि तूने मेरे जैसों को खाया है। तू अपनी औकात देख और मेरी ताकत देख। अबे जा रे, तूने पहाड़ हिलाए? अपन ने तो एक बार समुद्र का पानी पीकर उसे रेगिस्तान बना दिया था। वो तो बाद में अपन को दया आ गई तो वापस उगल दिया। बोले तो अपन की पावर का कोई लिमिट नहीं है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और बड़ी बड़ी फेंकने ही वाले थे कि पप्पू की आवाज में अचानक थोड़ी उदासी आ गई। देख नीले भाई, अपन अभी बहुत बड़ी टेंशन में है, वरना अब तक तो अपन तेरा पैकअप कर चुका होता। मेरा भाई अढ़ैया कहीं गायब हो गया है। वो मेरा मालिक भी है और यार भी। अगर वो साथ होता ना तो वो तुझे अपनी भुजाओं से ऐसा नचाता कि तू भूल जाता कि तू जिन है या झुंझुना। जैसे ही जिन ने अढ़ैया का नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठी। क्या कहा तूने? अढ़ैया?
6.5 फीट का जवान, महंत जी का बेटा। अरे तुझे कैसे पता? तू क्या अंतर्यामी है या अढ़ैया का कोई पुराना उधार बाकी है तुझ पे? अरे ओ पप्पू भाई, मैं तो अढ़ैया के बड़े भाई मथुरा पंडित का यार हूं। मैं उन्हीं के साथ कालगिरी आया था, पर इस भूल भुलैया ने हमें बिछा दिया। अढ़ैया मेरा भी दोस्त है, वो तो शेर जैसा जिगर रखता है। जिन और पप्पू ने एक दूसरे का साथ स्वीकार किया। जिन को पप्पू की रावड़ी बातें पसंद आई और पप्पू को जिन की जादुई ताकत पर भरोसा हो गया। सुन पप्पू, अब हम साथ हैं। ये जंगल कितना भी बड़ा छलावा क्यों ना हो, अब हम दोनों मिलकर इसे हिला देंगे। तू जमीन पर अपनी नाक से रास्ता सूंघ और मैं ऊपर से अपनी दिव्य दृष्टि लगाता हूं। एकदम सही बोला नीले यार। अब देख, अपुन और तू मिलकर पहले अढ़ैया मालिक को ढूंढेंगे, फिर उस नन्हे हरियल मिट्ठू को, और फिर मथुरा और मदन भाई को, और उसके बाद उस कालगिरी के राक्षस की ऐसी तैसी करेंगे जिसने रानी माँ को कैद किया है। बोले तो अब हमारा गैंग फिर से एक्टिव होगा। वादा रहा, जब तक हम सबको एक साथ नहीं ले आते और रानी माँ को आजाद नहीं कराते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चल फिर, तू उड़ और अपुन दौड़ता है। बोले तो अब कालगिरी में पप्पू और जिन का राज होगा। जय महिष्मती स्टाइल में। इधर जिन और गधा मिल रहे, वे दोनों अब सबको ढूंढने निकल दिए और उधर मिट्ठू वहां पहुंच गया जहां मदन पिंजरे में कैद था। अरे ओ मथुरा, ओ नीले जिन, कहाँ मर गए तुम लोग? यहाँ मुझे किसी ने मुर्गों की तरह बंद कर दिया है। कोई है जो इस बदनसीब को बचाए? ओए राक्षस, अगर खाना ही है तो पका के खाना, कच्चा मांस मुझे पचता नहीं है। बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे ये कौन सा नया नमूना है जो पिंजरे में खड़े होके मेनू कार्ड डिस्कस कर रहा है? ओ भाई, तुम इंसान हो या कोई बोलने वाला भालू? इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हो? मदन ने झटके से ऊपर देखा। एक तोते को बोलते देख उसकी फटी आंखें और फैल गईं। अरे बाप रे, अब तो पक्षी भी इंटरव्यू लेने लगे। भाई, मैं मदन हूँ, शुद्ध शाकाहारी इंसान। मुझे वो पंख वाला शैतान उठा लाया है। पर तू कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू भी उसी राक्षस का वेटर है? अबे चुप! मैं मिट्ठू राजा हूँ, अढ़ैया का यार, और इस मिशन का सबसे समझदार सदस्य। मैं तो अपने मालिक अढ़ैया और उस गधे पप्पू के साथ रानी माँ को बचाने आया हूँ, पर इस मनहूस जंगल में सब बिछड़ गए। क्या? अढ़ैया? पप्पू? अरे भाई, अढ़ैया तो मेरा छोटा भाई जैसा है। मैं मथुरा पंडित का यार हूँ। हम भी रानी माँ को ही बचाने निकले थे। मतलब हम एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। ओ, तो तू मथुरा भाई का दोस्त है? तब तो तुझे बचाना ही पड़ेगा, वरना अढ़ैया मेरा कीमा बना देगा। पर रुक, ये पिंजरा तो बहुत मजबूत है। मिट्टू, देख, उस पत्थर के ऊपर देख। वो देख, बड़ी सी पीतल की चाबी रखी है। लगता है वो राक्षस इतना बेवकूफ था कि ताला मार के चाबी वहीं छोड़ गया। जल्दी जा भाई, वो चाबी ले आ, वरना अगर वो वापस आ गया तो हम दोनों का सूप बना देगा। मिट्ठू राजा ने तुरंत गोता लगाया। वो चाबी काफी भारी थी, पर मिट्ठू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी चोंच में दबाया और फड़फड़ाते हुए पिंजरे के पास पहुंचा। मदन पिंजरे से बाहर आ गया। आजादी! मिट्ठू भाई, तू तो फरिश्ता निकला यार। अगर तू नहीं आता तो आज मेरा कबाब बन चुका होता। अब चल, यहाँ से तुरंत खिसकते हैं, इससे पहले कि वो उड़ने वाला मुर्गा वापस आए। रुक मदन, हमें अढ़ैया, पप्पू, मथुरा और जिन्न को ढूंढना है। हम अकेले कहीं नहीं जा सकते। हाँ भाई, बिल्कुल, पर पहले इस डेथ जोन से बाहर निकले। तू ऊपर से रास्ता देख और मैं नीचे से झाड़ियां साफ करता हूँ। अब मदन और मिट्ठू की जोड़ी इस जंगल को हिला देगी। मदन और मिट्ठू मिलकर दोनों सबको ढूंढने चल देते हैं और इधर मथुरा अकेले परेशान था। मदन, जिन भाई, कहाँ हो तुम लोग? अगर ये कालगिरी की कोई चाल है तो सामने आओ। झुक कर वार करना कायरों का काम है। तभी वहां पर पंछी राजा आ जाता है।
काहे को गला फाड़ रहा है ओ पंडित? तेरी आवाज सुनकर तो यमराज भी अपने कान बंद कर ले। क्या ढूंढ रहा है? अपने उस गोल मटोल दोस्त मदन को? ए दुष्ट, मेरे दोस्त को कहां छिपा रखा है? अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुझे यहीं राख बना दूंगा। उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने ला। ओ, बहुत याद आ रही है तुझे उसकी। बड़ा प्रेम है अपने यार से। तो ले, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। वो तो अभी पिंजरे में अपनी किस्मत को रो रहा है और अब मैं तुझे भी वहीं ले जाने आया हूं। दोनों दोस्त साथ में मिलकर मेरी गुफा की शोभा बढ़ाना, और जब भूख लगेगी तो बारी बारी से तुम दोनों का स्वाद लूंगा। इतना बोल ही रहा था तभी वहां पर अढ़ैया आ जाता है। ठहर जाओ चमगादड़ की औलाद, मेरे भाई की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरे पंख उखाड़ कर तुझे जमीन पर रेंगने के लिए छोड़ दूंगा। अढ़ैया, मेरे भाई, तू सही सलामत है? देख, इसी शैतान ने मदन को अगवा किया है। भाई आप फिक्र मत करो, अब जब मैं आ गया हूं तो ये परिंदा अपनी उड़ान भूल जाएगा। क्यों रे ओ उड़ने वाले चूहे, तुझे क्या लगा मेरा भाई अकेला है? अभी तूने अढ़ैया का हाथ नहीं देखा है। मेरा एक मुक्का पड़ा ना तो तू सीधा अपने पूर्वजों के पास लैंड करेगा। एक और शिकार। आज तो कालगिरी की दावत बड़ी शाही होगी। तू कितना भी पहलवान क्यों ना हो, मेरी उड़ान का मुकाबला कैसे करेगा? उड़ान का मुकाबला तो मेरा यार मिट्ठू करता, पर अभी के लिए मेरी ये लाठी ही तुझे जमीन का स्वाद चखा देगी। भाई आप पीछे हॉट कटिए, आज इस पक्षी का पंख दान मैं खुद करूंगा। इतना बोलकर अढ़ैया उसको पीटने लगता है और फिर उठा उठाकर पटकने लगता है और पटक पटक कर उसे मार देता है। उधर जिन और पप्पू रानी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कालकेतु नाम का एक राक्षस खड़ा होता है। तो आई गए काल के ग्रास बनने, एक नीली आत्मा और एक बोलने वाला गधा। क्या यही सेना बची है उस मथुरा और अढ़ैया के पास? एओ काले कोयले, आवाज नीचे रख रे। अपन को सेना मत बोल, अपन खुद में ही एक सिस्टम है। बोले तो पप्पू भाई, और ये जो तूने रानी माँ को डिब्बे में बंद कर रखा है, इसे अभी के अभी खोल, वरना अपन तेरा हुलिया बिगाड़ देगा। कालीकेतु, तेरी माया का अंत निकट है। रानी माँ को आजाद कर दे, वरना मेरे जादुई कोड़े तुझे भस्म कर देंगे। मूर्खो, तुम मुझे मार भी दो तो क्या? ये पूरा भूल भुलैया जंगल मेरी माया से बना है। मेरे शरीर का हर कतरा इस जंगल की जड़ है। अगर मैं मरा तो ये पूरा जंगल, इसके रास्ते और तुम सब एक साथ गायब हो जाओगे। तुम कभी घर वापस नहीं जा पाओगे। अबे जा रे, डरा मत। अपन को गायब होने का डर नहीं है। अपन को बस इस बात का टेंशन है कि अगर तू जिंदा रहा तो अपन की बेइज्जती हो जाएगी। तू बोल रहा है कि तू मरेगा तो जंगल गायब होगा, ठीक है ना? वैसे भी ये जंगल बहुत बोरिंग है, साला यहाँ ढंग की घास भी नहीं मिलती। तुच्छ जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पप्पू भाई, इसे बातों में मत उलझाओ, ये मायावी है। ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे, उससे पहले ही इसका काम तमाम करना होगा। इतनी बात कर तुरंत जिन राक्षस के पास जाता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। उसके मरते ही जंगल गायब हो जाता है और उसके सभी लोग मिल जाते हैं। जिन सभी को लेकर राजा के पास जाता है। राजा बहुत खुश होता है। मेरे बहादुर जांबाज सिपाहियों, आज तुम सबने न केवल रानी मां को बचाया है, बल्कि इस पूरे राज्य को कालकेतु के अंधेरे से आजाद किया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, जागीर या पूरा राज्य? आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। महाराज, हमें धन दौलत का मोह नहीं है। हमें बस
हमारे इन दोस्तों का प्यार और साथ चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल महाराज, इन दोस्तों के प्यार के आगे दुनिया की हर नियामक फीकी है। महाराज, हमारे लिए तो बस यही काफी है कि हमारे प्यारे दर्शक इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। अरे ओ वीरों, जब हमारे इन बहादुर दोस्तों ने इतना बड़ा काम किया है तो क्या आप लोग इतना भी नहीं करेंगे? चलिए दोस्तों, महाकाल का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव। और हाँ, याद रखना, अगला वीडियो जल्दी मिलेगा दोस्तों। तैयार हो जाइए हमारी अगली रोमांचक यात्रा के लिए, नीलमणि की खोज।